फिर हम आते हैं सोर्स ऑफ फंड्स पे। तो हमारे पास किस किस्म के सोर्स होते हैं, मतलब कहाँ से हम फंड हमें मिल सकता है। तो उसमें सबसे पहले एक आता है ग्रांट्स, ठीक है, फिर आता है लोन, फिर आता है सेल्फ इक्विटी। अब तीनों में अगर हम सिंपल बात करें, ग्रांट्स वो होते हैं जो हमें कोई गिफ्ट देता है या कोई हमें मतलब गिफ्ट वो होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं ग्रांट्स के जो रिटर्न नहीं किए जाते, मतलब कोई कंपनी आपको ग्रांट देती है या कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको ग्रांट देती है तो वो आपने रिटर्न नहीं करने होते। दूसरा लोन्स वो होते हैं जो आप मतलब बैंक से लेते हैं अपनी कंपनी को चलाने के लिए, ठीक है। फिर आफ्टर 6 मंथ या 1 ईयर या आफ्टर 5 ईयर्स आपने उसको रिटर्न करना है। तीसरी हमारे पास आता है सोर्स ऑफ फंड में कि मतलब आप इन्वेस्टर के पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि जी आप इन्वेस्ट करें और उन्हें कुछ नंबर ऑफ़ शेयर्स अपने जो हैं मतलब उनको एज अ पार्टनर बना देते हैं। तो ये तीन किस्म के हम सोर्स को जनरेट कर सकते हैं। फिर आते हैं हम ग्रांट्स पे। अगर हम इसको डिटेल के साथ देखें, ग्रांट इज़ द सम ऑफ मनी गिवन टू अ कंपनी वाइल द कंपनी इज obliged to demonstrate that it has been used for the purpose for which it was intended. It is not intended that the grant should ever be paid back the organization which gave it। इसका मतलब ये है कि जो कंपनी आपको या जो ऑर्गेनाइजेशन आपको ग्रांट देती है, ठीक है, तो वो आपने एक चीज़ है रिटर्न नहीं करनी, ठीक है। अब the availability of grant and other help for new company depend on very much on where the company is located, how many people it expect to employ and government policy at that time। इसका मतलब ये है कि मतलब जो भी आपको ऑर्गेनाइजेशन आपको फ़ंड करेगी, ठीक है, वो सबसे पहले आपकी जो है मतलब कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स लेगी कि आपकी कंपनी कहाँ पर है, ठीक है, उसमें कौन से लोग काम कर रहे हैं और मतलब एक्सपर्ट लेवल के लोग हैं भी या नहीं हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी अगर सिंपल एग्जांपल दूं, जिस तरह हमारी HEC एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी फंड्स करती है, ठीक है, मतलब आपके डिफरेंट आइडियाज़ को वो फंड्स करती है। तो उसके लिए आप कोई प्रपोज़ल लिखते हैं, सबसे पहले उस प्रपोज़ल में आप सारी डिटेल डालते हैं कि जी मेरे पास मतलब इतने मतलब इसके लोग होने चाहिए 3 या 4, या मैं इस एक्सपर्ट के मतलब लोग हायर करूँगा इसके लिए, ठीक है, और मुझे इतने सिस्टम चाहिए और इस तरह की चीज़ ना। तो उसमें फिर ये होता है कि HEC उसे ओवरव्यू करने के बाद, उसे अप्रूव करने के बाद आपको कोई फ़ंड दे देती है, ठीक है, मतलब आपके साथ शेयर कर लेती है। तो उसके ऊपर आप उसके बिहाफ जो है आप अपनी कंपनी को रन कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को चला सकते हैं। तो इस तरह पाकिस्तान में HEC है और जो है मतलब ICT एक ऑर्गेनाइजेशन है वो भी फंड करती है, ठीक है। इस तरह मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। मतलब अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो हमारे पास बिल गेट्स मतलब बहुत सारी चीज़ों को फंड करता है। यूनिसेफ जिस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इस तरह डिफरेंट NGOs होती हैं वो आपको फ़ंड देती हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट्स आप मतलब बिड करते हैं उसमें, और उसमें इसी तरह की सारी डिटेल आपने मेंशन की होती है कि जी हमारी कंपनी यहाँ पे होगी और इस तरह जो है मतलब इतने सारे लोग हम उसमें हायर करेंगे, उनकी सैलरी हमने देनी है, और इस तरह ये प्रोडक्ट जो है मतलब इन लोगों के लिए होगा, सोशल भी हो सकता है या किसी और मकसद के लिए भी हो सकता है जो आपका प्रोडक्ट है। तो उसमें सारी डिटेल्स होती हैं, ठीक है। और एक और चीज़ मतलब ग्रांट जो है वो आपको पैसों के फॉर्म में भी दी जा सकती है। इसके अलावा आपको जो है मतलब वो एज अ ज़मीन मतलब एज मतलब कोई लोकेशन आपको लेकर दे सकते हैं, एक जगह पूरा ऑफिस लेके दे सकते हैं, इस फॉर्म में भी दी जाती है। और अक्सर ग्रांट मतलब ये भी होता है कि जो आपके सिस्टम यूज़ होने हैं, मतलब मतलब आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मतलब जिस तरह आप कंपनी सॉफ्टवेयर हाउस बना रहे हैं तो उसके लिए कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह जो रिसोर्सेज चाहिए तो वो भी आपको मतलब वो ग्रांट में दे सकते हैं। कि मतलब इस फॉर्म में भी डिफरेंट फॉर्म है, मतलब ग्रांट जो है मतलब किसी कंपनी को आप मतलब आपके लिए अप्रूव करवाना या आपको देना, तो उसमें जो है ना डिफरेंट फॉर्म इंक्लूड हैं। तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है ग्रांट आपके लिए। फिर आते हैं हम लोन्स के ऊपर। लोन्स में ये होता है लोन इज अ सम ऑफ मनी लैंड टू कंपनी, इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन इट इट अ रेट दैट मे बी फिक्स और वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि जो आप लोन लेते हैं वो दो फॉर्म में होता है, या तो फिक्स होता है या तो वेरिएबल फॉर्म में होता है। फिक्स फॉर्म का मतलब ये है कि मतलब आपने उस टाइम उसको जो लेंडर होता है जिसने आपको लोन दिया होता है, जो बैंक होता है या जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसने आपके साथ ये रिटर्न फॉर्म में लिखा होता है कि जी आपने मुझे इतना इस पेमेंट के ऊपर इतना फिक्स मतलब आपने इंटरेस्ट मुझे रिटर्न करना है।
वेरिएबल का मतलब ये है कि मतलब आपने उसको फॉर एग्जांपल जो लोन लिया है, फॉर एग्जांपल आपने उसे डॉलर फॉर्म में लिया तो आप उसे डॉलर फॉर्म में ही रिटर्न कर रहे हैं, या आप उससे ये भी मतलब लोन देकर ये भी उसमें लिखाया जाता है कि जितना प्रॉफिट होगा उसका 10% या 20% आपने मेरे साथ शेयर करना है। तो वो वेरिएबल होता है कि उसका प्रॉफिट कम भी हो सकता है, 10% या 20% जो है, मतलब वो वेरी करता है। मतलब उसे वेरिएबल इसलिए कहा जाता है कि वो एक फिक्स अमाउंट रिटर्न आपको नहीं करनी, ठीक है, इंटरेस्ट में। दूसरा हमारे पास ये होता है द कंपनी इज लायबल टू पे बैक द लोन एंड इफ द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन द लेंडर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द लोन फ्रॉम द सेल ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी। एसेट, इसका मतलब ये है कि जब आपकी कंपनी या जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए आपने लोन लिया था और कुछ टाइम बाद अगर वो उसे रिटर्न ना कर सके उस लोन को, ठीक है, तो जो आपका लेंडर होता है, जिस बंदे ने, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको लोन दिया है, उसका राइट होता है कि वो आपकी कंपनी के सारे एसेट्स को सेल करके जो है अपना फंड को रिकवर कर सके। तो इन मोस्ट केसेस सिक्योरिटी इज़ रिक्वायर्ड फॉर द लोन, ठीक है, मतलब बहुत सारे केसेस में ये भी होता है कि वो आपसे शुरू में ही मतलब आपके कुछ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स या कोई सिक्योरिटी के तौर पे कुछ अमाउंट ऑफ कैश जो है वो अपने पास सिक्योर करके रख लेती है, उसके बाद आपको लोन रिटर्न करती है। फिर हम आते हैं सेल ऑफ इक्विटी पे। सेल ऑफ इक्विटी में जो है ना, इक्विटी कैपिटल इज़ मनी पेड टू द कंपनी इन एक्सचेंज फॉर अ शेयर इन देयर ओनरशिप ऑफ द कंपनी। मतलब इसमें ये जो ओनरशिप होता है, ठीक है, जो कंपनी का ओनर होता है वो ये चाहता है कि जो इन्वेस्टर हैं, ठीक है, वो आएँ उसमें इन्वेस्ट करें। तो उसके लिए उसने जो है मतलब सबको एक इक्वल राइट्स दे दिए होते हैं कि मतलब वो शेयर ख़रीदे इसके, ठीक है। तो शेयर, हमारे पास जब शेयर्स की बात आती है तो इसमें दो किस्म का मतलब प्रॉफिट होता है, एक शेयर होल्डर होते हैं और एक लेंडर होते हैं, ठीक है। शेयर होल्डर वो होते हैं जिन्होंने उसके शेयर को बाय किया होता है, ठीक है, मतलब ऐसा उसमें जो इन्वेस्टमेंट की होती है वो उसके शेयर्स खरीद कर की होती है। अब इसमें ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी, ये दो टर्म्स है, शेयर्स होल्डर और लैंडर। शेयर होल्डर वो होते हैं मतलब जिन्होंने मतलब कोई इन्वेस्टमेंट जो की है वो शेयर्स फॉर्म में की है, कोई शेयर्स खरीदी हुआ आपके। तो इसमें अगर कंपनी को जो प्रॉफिट होता है, तो मतलब कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा तो वो शेयर होल्डर्स को भी उसमें प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी को अगर डबल प्रॉफिट हुआ है तो शेयर होल्डर्स को भी डबल प्रॉफिट होगा। लेकिन इस केस में लैंडर्स को कोई प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि लैंडर वो होता है जिसे आपने एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ मनी जो है वो एज अ लोन फॉर्म में ली हुई है और उसमें एक फ़िक्स इंटरेस्ट उसका रखा हुआ है, ठीक है। तो इस केस में मतलब जो है अगर कंपनी को 3 गुना या 4 गुना प्रॉफिट हुआ है तो शेयर होल्डर को प्रॉफिट होगा बट लेंडर को नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि मतलब जो है अगर आपकी कंपनी लॉस में जाती है, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी लॉस में जा रही है, ठीक है, उस केस में शेयर होल्डर्स का नुकसान होगा, ठीक है, क्योंकि क्योंकि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो शेयर्स फॉर्म में है। और जो लेंडर्स है उसने तो फिक्स अमाउंट दी हुई है, उसने फिक्स अमाउंट ही आपसे जो है रिटर्न की फॉर्म में लेना है, ठीक है। उस ये नहीं है कि उसकी भी जो अमाउंट है वो कम होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब शेयर होल्डर्स के अपने प्रॉफिट्स होते हैं और लेंडर्स का अपना एक है। लेंडर्स का मतलब ये है कि वो लो रिस्क पे है, ठीक है, मतलब उसे एक अमाउंट दी हुई है वही फिक्स लेगा उससे आपसे और इंटरेस्ट लेगा। लेकिन शेयर होल्डर का प्रॉफिट भी डबल हो सकता है लेकिन उसका नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। फिर हम आते हैं बजटिंग एंड मॉनिटरिंग पे। बजट इज़ अ प्रिडिक्शन ऑफ द फ्यूचर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कवरिंग यूजुअली द करंट और द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब बजट ये होता है कि मतलब जब भी कोई कंपनी होती है वो पूरे साल का एक बजट बनाती है, ठीक है, और फिर उसमें से जो है ना वो मतलब यूटिलाइज़ करती है अपने बजट्स को, ठीक है, किस किस जगह पर उन्हें यूज़ करना है। और द ऑर्डिनरी मैनेजर इस कंपनी इज़ हाउएवर मच मोर कंसर्न विद बजट फॉर इनकम एक्सपेंडिचर। और ये सारी चीज़ें कौन मैनेज करता है? जो मैनेजर्स होता है, ठीक है। सारी अप्रूवल आप उसी से लेते हैं कि मतलब किस बजट के लिए, किस चीज़ के लिए कितना बजट जो है उसने रिलीज़ करना है। जिस तरह फाइनेंशियल बजट मैनेजर होता है, फाइनेंशियल मैनेजर होता है, वही इन चीज़ों को देख रहा होता है सारा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी जो है मतलब जाके कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजर को कह के जी मुझे ये चीज़ चाहिए या ये चीज़ इसके लिए मुझे इस तरह। तो पहले जो है मतलब जो फ्यूचर प्लान उन्होंने किया होता है पूरे साल का, ठीक है, वो उसमें देखता है कि क्या ये चीज़ थी और इसके लिए हमने कितना बजट रखा था, वो उसी में से उसको बजट निकाल कर देता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है एक है बजटिंग एज एन एट्रेटिव प्रोसेस। इसमें ये है कि जो हमारे पास मतलब ये नहीं है कि हमेशा बजट जो है वो एक एवरेज लाइन पे होगा। इसमें ये भी हो सकता है कि बजट हमारे पास मतलब
फॉर एग्जांपल मतलब ज़्यादा भी हो सकता है जो मतलब एक फ्यूचर प्लान किया हुआ है, ठीक है, आपकी कॉस्ट उससे ज़्यादा भी आ रही है, और दूसरा ये है कि उससे कम भी आ रही है, ये भी पॉसिबल है। तो इस वजह से इसको जो है ना हम अट्रैक्टिव प्रोसेस कहते हैं। अच्छा, फिर हम आते हैं वर्किंग कैपिटल एंड कैश फ्लो में। इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल, अच्छा, फिर आते हैं हम वर्किंग कैपिटल एंड कैश फ्लो में। इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप प्रोजेक्ट के ऊपर काम तो कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपकी कंपनी को प्रॉफिट भी हो रहा है, बट एक्चुअल में आपके जो बिल होते हैं वो जो है मतलब जो है रिलीज़ नहीं हो रहे होते, मतलब आपको जो है आपका क्लाइंट जो है मतलब बिल नहीं दे रहा होता, ठीक है, मतलब पेमेंट नहीं रिलीज़ कर रहा होता। फॉर एग्जांपल उसने कहा होता कि जी मैं 3 मंथ में रिलीज़ कर दूंगा, बट वो 4th मंथ पे या 5 मंथ पे चला जाता है, ठीक है, आपको मतलब वो बजट रिलीज़ नहीं कर पा रहा होता किसी रीज़न की वजह से। तो उसके बिहाफ आपके जो ऑपरेशनल्स मतलब जो कॉस्ट आ रही होती है या फाइनेंशियल कॉस्ट आ रही होती है, तो आप उनकी इनवाइस बना लेते हैं जी, ठीक है, कि मेरा इस मंथ ये मतलब जो है बिल आया है टोटल, ठीक है। तो आप फिर उसको ओवरऑल करके जो है ना मतलब एट द एंड प्रोजेक्ट जो है उसको देते हैं, ठीक है, तो वो आपको सारे बिल जो है उसके रिलीज़ कर देता है, मतलब वो आपके साथ जो है रिलैक्सेशन इस चीज़ पे शो करता है। तो ये डिफरेंट रीज़न की बिहाफ होता है कि मतलब या तो आपका जो क्लाइंट होता है उसकी तरफ कोई इशू होता है, पेमेंट नहीं रिलीज़ कर पा रहा होता है, कोई भी रीज़न हो सकती है इसके पीछे। तो फिर हमारे पास आता है कि कैश हैज़ therefore to be found cover the gap between what a company has to pay out in cash and what it receive in cash working capital। जिस तरह हमने कहा था कि कैपिटल हमारे पास बजट्स होता है, तो आप इसमें जो है मतलब वो गैप फाइंड करते हैं ओवरऑल कि कंपनी के पास कितना कैश आएगा, ठीक है, और कितना कैश जो है कंपनी नेक्स्ट 1 ईयर जो है वो यूज़ करेगी। मतलब जो है व्हाट अ कंपनी हैज़ टू पे आउट इन कैश एंड व्हाट इट रिसीव, मतलब कितना कैश उनके पास ओवरऑल है, ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ लगाना है और कितना से रिसीव करना है। तो सेम ऐसे ही है, कैश फ्लो प्रोडिक्शन भी यही होती है हमारे पास। उसमें ये होता है कि मतलब आप एक प्लान कर लेते हैं कि जी एक्सपेक्टेड जो है मेरा 1 ईयर्स का जो है मतलब इतना इतना मतलब ये ख़र्चा आएगा, ठीक है, और एंड डिस्ट्रीब्यूट इन ईच ऑफ द नेक्स्ट 12 मंथ, मतलब आप पूरा एक फ़्लो अपना रखते हैं कि मैं मतलब 1 साल में मेरा जो है कितना ख़र्चा आएगा और कितना मेरे पास रिसीव होगा, ठीक है। और फिर हमारे पास आता है द बैंक स्पेसिफाई द मैक्सिमम दैट कैन बी बोरो ऑन द ड्रॉप बट इंटरेस्ट इज़ ओनली पेएबल ऑन द अमाउंट एक्चुअल। इसमें ये होता है कि मतलब फॉर एग्जांपल आपने बैंक से जो है लोन लिया है, ठीक है, आपने उनके साथ 3 मंथ का टाइम रखा था और 3 मंथ में जो है मतलब आप वो पे नहीं कर पा रहे, तो फिर आप जो है उसे ड्राफ्ट कर देते हैं, ठीक है, उसे एप्लीकेशन लिखते हैं बैंक को कि वो आपको जो है मतलब आपकी ड्यूरेशन जो है उसको एक्सटेंड करें, ठीक है, मतलब आपकी पेमेंट जो है किसी रीज़न की वजह से